I, Savita Saxena, Assistant Professor in KCMT College, Bareilly. Today I will discuss about a very important topic that is hypothesis. इसे कहते हैं परिकल्पना। जब हम एमएड की बात करते हैं तो एमएड या एमए एजुकेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशनल रिसर्च के अंदर परिकल्पना दैट इज हाइपोथेसिस, जिसकी आज हम बात करेंगे। और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, जब हम नेट का पेपर देते हैं तो नेट के एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना क्या है। अगर हम एक शब्द की बात करें हाइपोथेसिस, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज हाइपो प्लस थीसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अपुष्ट और थीसिस का मतलब होता है मान्यता। अपुष्ट मान्यता, हाइपोथेसिस का मतलब हुआ एक ऐसी मान्यता या ऐसा सिद्धांत जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ एक मान्यता है, सिर्फ एक थीसिस है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि हम बाद में करते हैं, जो कि अपुष्ट है। और ऐसी मान्यता जो कि अभी अपुष्ट है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को गैस भी कहा जाता है, गैस करना या फिर प्रेडिक्शन करना। हम किसी के बारे में प्रेडिक्ट कर लिया, हमने कुछ भी, कोई बात है उसको हमने प्रेडिक्ट कर लिया, उसकी संभावना जता दी या उसको गैस करा, दैट इज परिकल्पना। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ एक गैस लगा रहे हैं, एक हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसकी संभावना जता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। या कह सकते हैं किसी भी समस्या का संभावित समाधान, ठीक है, इसे कहते हैं परिकल्पना। वो जो समस्या है उसका सिर्फ और सिर्फ एक समाधान हमने सोचा है, संभावित है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, जो कि पूरी तरह से अभी अपुष्ट है। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठे और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बादल से हो रहे हैं, है ना, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, और हम लोग अपने घर में ही कहते हैं कि लगता है आज बारिश होगी, है ना, लगता है आज बारिश होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि बारिश हो, हमने सिर्फ एक संभावना जताई, सिर्फ एक परिकल्पना बनाई, सिर्फ गैस किया, सिर्फ गैसिंग किया, गैस किया कि हो सकता है आज बारिश हो। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बीतता है, दिन बढ़ता है, बारिश नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बादल आए और चले गए। यानी कि जो परिकल्पना हमने बनाई थी, जो गैस हमने किया था, जो प्रेडिक्शन हमने किया था, वो उसकी पुष्टि नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ बादल आए और बादल चले गए। यानी कि अगर पुष्टि हो रही है, बारिश आती, तब हमारा गैस सही होता, तब हमारा प्रेडिक्शन सही होता, तब हमारी परिकल्पना सही होती। लेकिन बारिश नहीं आई, सिर्फ बादल आए और चले गए, इसका मतलब हमारी परिकल्पना की पुष्टि नहीं हुई। तो कोई भी ऐसी समस्या जिसका समाधान सिर्फ संभावित हो, उसकी पुष्टि हम बाद में करेंगे। जो संभावित समाधान होता है उसे कहा जाता है परिकल्पना। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, अपने रूम में बैठ के पढ़ रहा है, और अचानक पढ़ते पढ़ते क्या होता है, उसके कमरे की लाइट चली जाती है। ठीक है, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है अपने कमरे में बैठकर, रूम में बैठकर, और पढ़ते पढ़ते उसके रूम की लाइट चली जाती है। अब उसके दिमाग में ऊपर क्या आता है, वो क्या प्रेडिक्शन करता है कि लाइट चली गई। पहला प्रेडिक्शन उसने क्या किया कि लाइट गई, है ना। अब अपने कमरे से बाहर निकला, अपने घर से बाहर निकला, उसने देखा सब घरों के आसपास जितने भी घर थे वहां तो लाइट आ रही है, लेकिन उसके घर की लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, तो पहला प्रेडिक्शन उसने क्या लगाया था, पहली परिकल्पना उसने क्या बनाई थी कि लाइट चली गई, यानी कि ये रिजेक्ट हो गई। ठीक है, अब उसके मन में क्या आया कि बल्ब फ्यूज हो गए, है ना, बल्ब फ्यूज हो गया, पंखा खराब हो गया, जो भी उसके मन में आया कि इसने प्रेडिक्शन आया कि हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया। लेकिन अब सारे घर का बल्ब तो फ्यूज हो नहीं सकते, सारे घर के पंखे खराब तो हो नहीं सकते, यानी कि ये वाली परिकल्पना भी रिजेक्ट हो गई। अब उसने फिर सोचा, उसको लगा कि हो सकता है कि मेरे घर के जो मेन कटआउट है, जहाँ मेन सप्लाई होती है मेरे घर की लाइट की, शायद वहाँ कोई खराबी आ चुकी है। अब वो जाता है, चेक करता है, कटआउट में ही प्रॉब्लम होती है, जहाँ मेन सप्लाई होती है वहाँ प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली हाइपोथेसिस उसकी
एक्सेप्ट हो गई और वाकई में जो उसका संभावित समाधान था उसकी वहाँ पर पुष्टि हो जाती है, इसलिए मेरे घर की लाइट गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस एग्जाम्पल से देखें तो किसी भी समस्या के हम बहुत सारे समाधान बना लेते हैं, संभावित समाधान बना लेते हैं, फिर बाद में उनकी पुष्टि करते हैं। जो एक समाधान हमको मिलता है वो उस समस्या का वास्तविक समाधान होता है। यानी कि परिकल्पना क्या हुआ, किसी भी समस्या का संभावित समाधान, और इसको हम टेस्ट करते हैं स्टैटिक्स लगाकर या किसी भी तरीके से हम टेस्ट करने के बाद कहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान ये है अथवा ये नहीं है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, तो हम दो चीजों की बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक होता है रिसर्च प्रॉब्लम, एक होता है रिसर्च हाइपोथेसिस। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे है क्या, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है। अगर हम रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम अपने आप में जांचनीय कथन नहीं है। प्रॉब्लम माने समस्या है ना, तो समस्या क्या होती है, अपने आप में जांचनीय कथन नहीं है। अब हम इनकी परिकल्पना बनाते हैं, उनको जांच करते हैं, ठीक है, किसी ना किसी एम्पेरिकल मेथड्स का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम रिसर्च प्रॉब्लम की जांच करते हैं। यानी कि अपने आप में जांच नहीं कर सकते। जैसे हमने एक टॉपिक लिया कि पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट आपने सबने पढ़ा है, पुनर्वलन से सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। क्या पुनर्वलन से सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है? दैट इज रिसर्च प्रॉब्लम। ये अपने आप में जांचने का कथन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है कि क्या पुनर्वलन से सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जबकि जब बात करते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस की, रिसर्च परिकल्पना की, तो परिकल्पना क्या होता है कि अपने आप में जांचनीय कथन है। यहाँ पर हमने क्या टॉपिक लिया था कि क्या पुनर्वलन से सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, दैट इज रिसर्च प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पुनर्वलन से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, या पुनर्वलन से सीखने की प्रक्रिया कम होती है, या पुनर्वलन से सीखने की प्रक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, दैट इज डेक्लेरेटिव। ये क्या होता है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। और यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, हम यहाँ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ सिर्फ इंटरप्रेटिव क्वेश्चन चल रहा है कि क्या इससे ये होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है कि हाँ पुनर्वलन से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, या फिर सीखने से पुनर्वलन से सीखने की प्रक्रिया कम होती है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम किसी भी तरह की हाइपोथेसिस बना सकते हैं। और जो मैंने टाइप्स बताएंगे, टाइप्स के हम बाद में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सिंपली यहाँ पर हम छोटी सी बात करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम अपने आप में इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जबकि रिसर्च हाइपोथेसिस डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। दो या दो से अधिक चरों के बीच में हम क्या करते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं, उनके बीच में संबंध को बताते हैं, जबकि यहाँ पर सिंपली प्रश्न पूछा जाता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा कि परिकल्पना क्या होती है, किसी भी समस्या का संभावित समाधान। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता जो होती है इसकी, हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल। हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, जांचनीय होनी चाहिए, जिसको हम जांच सकते हो। ठीक है, कभी भी हमें इस तरह की, अगर हम इसकी बात करें कि पहली विशेषता है इसकी, हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल। हाइपोथेसिस जांचने योग्य होनी चाहिए। हमें ऐसे हाइपोथेसिस नहीं बनानी है, ऐसी परिकल्पना नहीं बनानी है जिसकी आप जांच ही ना कर पाओ, जिसको आप टेस्ट ही ना कर पाओ। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि
बुद्धिमान जो छात्र होते हैं, बुद्धिमान छात्र होने के सफल होने का कारण उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। हमने एक टॉपिक लिया कि छात्रों के सफल होने का कारण उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, लेकिन कैसे, है ना, कैसे टेस्ट करोगे आप इसको? आप क्या पूर्व जन्म के संस्कार देखोगे या पिछले जन्म में जाकर उनका देखो क्या किया था उन्होंने? हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप उनके पूर्व जन्म के संस्कारों को नहीं देख सकते। तो हमेशा इस तरह की परिकल्पना बनाओ जिनको आप टेस्ट कर पाओ, जिनको आप जांच कर पाओ, है ना। जैसे हमने कहा कि बालक की जो शैक्षिक चिंता होती है उसका प्रभाव देखना है हमें उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर। एंजाइटी का प्रभाव हमें देखना है एकेडमिक अचीवमेंट पर। तो हम देख सकते हैं कि उसकी चिंता का उसके अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है नहीं पड़ता है, ये हम आराम से देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको इस तरह की परिकल्पना नहीं बनानी है जिसको आप जांच ही ना कर पाओ। जैसे हम कहें कि स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं, है ना, कि स्वर्ग की अप्सराएं ऐसी होती हैं, अरे कैसे करोगे, इसको आप जांच कर ही नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है कि शुड बी टेस्टेबल, जांचने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरी विशेषता है इसकी, शुड बी सिंपल। परिकल्पना हमेशा सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, है ना। इसकी भाषा बहुत सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, और जो पढ़ रहा है आपके हाइपोथेसिस, जो आपका टॉपिक देख रहा है, आपके हाइपोथेसिस पढ़ा, उसको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करना चाह रहे हो। तो बिल्कुल सिंपल भाषा होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हो और सामने वाले की समझ में आ जाए कि आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि छात्र जो सफलता के शिखर पर आरूढ़ हैं, छात्र जो सफलता के शिखर पर आरूढ़ हैं, जो विद्यालय के उदीप्तमान सितारे हैं, बौद्धिक प्रतिभा के धनी होते हैं। देखिए कितनी कठिन है ना, बहुत ही कठिन सी परिकल्पना कि छात्र जो सफलता के शिखर पर आरूढ़ हैं, जो विद्यालय के उद्दीप्तमान सितारे हैं, बौद्धिक प्रतिभा के धनी होते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसको आप एक सिंपल रूप दे सकते हो कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अधिक बुद्धिमान होते हैं। यहाँ सिंपल समझ में आ रहा है कि परीक्षा में जो छात्र अधिक अंक प्राप्त करते हैं वो अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बिल्कुल सिंपल शब्दों का प्रयोग करना है ना, कठिन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, शुड बी पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मतलब होता है मितव्ययी होना चाहिए, है ना। कम से परिकल्पना ऐसी हो जिसमें कम से कम धन और कम से कम समय की आवश्यकता हो। ऐसी परिकल्पना नहीं बनानी है आपको जिसमें बहुत ज़्यादा आपका धन खर्च हो रहा है और बहुत ज़्यादा आपका समय भी लग रहा है। जैसे आपने एक हाइपोथेसिस बना ली कि मुझे हड़प्पा में ये चीज़ पाई जाती है ना, या आपने देख लिया कि विदेश में ऐसा होता है, अरे आप वहाँ जाना ही मुश्किल है ना, जाओगे बहुत पैसा खर्च होगा, आपका समय खर्च होगा, उसको आप आराम से टेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की हाइपोथेसिस आपको बनानी है जो कि मितव्ययी हो, समय भी कम खर्च हो और साथ साथ टाइम भी कम खर्च हो और पैसा भी कम खर्च हो। इस तरह की आपको हाइपोथेसिस बनानी है। नेक्स्ट, ऐसे हाइपोथेसिस जहां पर डीवी और आईवी दोनों ही हो। अब डीवी आईवी क्या होता है? आईवी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बारे में मैंने अपने पहले क्लास में चर्चा की है, पूरी तरह से बताया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह से इनको पहचानोगे, इनको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, ये आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। तो ऐसी परिकल्पना होनी चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही हों। जैसे हमने टॉपिक लिया था अभी
कि एकेडमिक एंजाइटी का या फिर एंजाइटी का, चिंता का बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। हमें क्या करना है? हमें चिंता का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? चिंता का। तो चिंता हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और किस पर करना है? उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर। तो शैक्षिक उपलब्धि क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि चिंता का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चिंता हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनका एकेडमिक अचीवमेंट हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पर कि इस तरह की परिकल्पना का आपको यूज करना है जहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही हों। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा परिकल्पना क्या होती है। हम इसके नेक्स्ट सेशन में इसकी बात करेंगे कि हाइपोथेसिस होती कितने टाइप्स की हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।